दोस्तों पिछले हफ्ते आपने देखा कि मानबाई अपने दिल के जख्मों का सारा रस निचोड़कर और उसका दर्द लफ्जों में अपनी माँ से बयान कर देती है। वो बिल्किस बेगम पर भी उंगली उठाती हैं कि वो मेहरू और उसकी खानदान की सरपरस्ती करने में लगी हुई है। मानबाई को भी किसी भी सूरत में इस देश की महारानी के पद से वंचित नहीं होना। माँ मानबाई को महारानी जोधाबाई से, जो रिश्ते में इनकी फूफी भी लगती हैं, से इस विषय में वार्तालाप करने को कहती हैं। मानबाई कहती हैं कि उन्होंने वो भी करके देखा, परंतु संगीत महफिल में सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी उन्होंने अपने ही बेटे का पक्ष लिया। आखिर में मानबाई अपने हाथ में खंजर लेती हैं, जैसे उन्होंने चंडी का विकराल रूप धारण कर लिया हो, और ये प्रण लेती हैं कि इस संसार में अब या तो वो खुद रहेंगी या वो ईरानी लड़की मेहरुन्निसा। अक्षदारा बेगम बिल्किस बेगम के हुजूर में पेश खिदमत होती हैं और उन्हें ये बताती हैं कि मानबाई संगीत महफिल में तन के बैठी थी और महफिल खत्म होते ही वो महारानी जोधाबाई के महल में चली गई। बिल्किस बेगम इस बात की गहराई को समझने की कोशिश ही कर रही होती हैं कि शहजादा सलीम वहां तशरीफ ले आते हैं। वो आते ही शाम की दिलकश महफिल की तारीफ करने में लग जाते हैं। वो बिल्किस बेगम से इस बात की भी इजाजत मांगते हैं कि वो खुद मेहरुन्निसा से मिलना चाहते हैं और पिछली शाम की महफिल की मुबारकबाद उन्हें पेश करना चाहते हैं। लेकिन बिल्किस बेगम इस पैगाम को खुद मेहरू तक पहुंचाने का जिम्मा लेती हैं। राजा मान सिंह अपनी बहन मानबाई से मिलते हैं और उनसे उनकी उदासी और समस्या का कारण पूछते हैं। मानबाई कुछ कहें इससे पहले ही उनकी दासी शहजादे सलीम का नाम लेती है। मानबाई उस पर क्रोधित हो जाती हैं, लेकिन मान सिंह दासी की बात की सच्चाई और गहराई को परखना चाहते हैं, इसीलिए वो एक बार फिर मानबाई से अपना सवाल दोहराते हैं। इस बार मानबाई की ज़बान शहजादे के खिलाफ सारा जहर उगल देती हैं और मेहरुन्निसा का नाम भी। चले नाजरीन, आगे देखते हैं नूरजहां में आखिर क्या होता है। जब से हम काबुल से लौटे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारी बहना काफी उदास रहती है। लगता है तुम्हारे हृदय पर कोई बोझ है, किसी प्रकार की समस्या है। इनकी एक ही समस्या है राजा साहब, और वो है राजकुमार सलीम। बकवास बंद कर और जा यहाँ से। क्षमा कीजिए राजकुमारी, मुझसे आपकी ये दशा देखी नहीं जाती। मैंने कहा ना, दफा हो जा, जाओ। अपनी दासियों पर क्रोध करने से कोई फायदा नहीं। अब बताओ, समस्या क्या है? क्या सलीम ने ऐसी कुछ बात कह दी जिससे तुम्हारे मन को आघात पहुंचा है? उनके पास समय ही कहां है कि हमसे बात भी करें। हम कुछ समझे नहीं। आजकल उन पर प्रेम का भूत सवार है। किसी लड़की को दिल दे चुके हैं, उसके कारण हमें तो क्या, सारी दुनिया को भूल गए हैं। ऐसे तो कितनी ही लड़कियां शहजादे की जिंदगी में आई और गईं। ये तो उनका मन बहलावा है। नहीं, ये उनका मन बहलावा नहीं है। मिर्जा गयास बेग की बेटी मेहरुन्निसा ने अपने प्रेम पाश में उन्हें ऐसे जकड़ लिया है कि उन्हें किसी बात की सूध ही नहीं रहती। उस शरणार्थी गयास बेग की मामूली बेटी का यह साहस कि वो हिंदुस्तान की होने वाली पटरानी के सुहाग की तरफ नजर उठा के देखे। उसमें उस लड़की का क्या दोष? हमारे राजकुमारी दीवाने हो रहे हैं। जिंदगी भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा की थी और अब पल भर भी हमारा साथ उन्हें गवारा नहीं। हम महाबली से फरियाद करेंगे। नहीं मां, यह बात महाबली के कानों तक ना ही पहुंचे तो बेहतर है। हम स्वयं इसका कोई हल निकालेंगे। साहिब आलम, आप मेरे इस गरीब खाने पर, वो भी इतने सवेरे सवेरे। सब खैरियत तो है? कहीं राजकुमारी मानबाई? मानबाई नहीं,
मेहरुनिसा। कोई खता हुई उसे? शहंशाह से कोई शिकायत कर दी उसने? बेवकूफ, वो ऐसा क्यों करती? हमें परेशानी इस बात की है कि जो उसे करना चाहिए था उसने नहीं किया। अल्लाह, साहिब आलम तो पहेलियां बुझवा रहे हैं। हम सोच रहे थे कि वो अपनी अदायगी के बारे में हमारी राय जानना चाहेगी, लेकिन वो तो गायब ही हो गई। आप मलिका बिल्किस बेगम के महल में उसे ढूंढने नहीं गए? गए थे, वो वहां नहीं थी। हमने मलिका अम्मा से गुजारिश की कि उससे मिलने का कोई तरीका निकाले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो अब आपने क्या सोचा है? तुम्हारी महबूबा दिलाराम, यही एक तरीका है। उसे कहो कि मेहरुनिसा से कहे कि हम उससे मिलना चाहते हैं, आज दिन को या रात में, जैसा वो मुनासिब समझे। ये अपनी महबूबा को दो और उसे कहो कि हम उसके रक़्स से बहुत खुश हुए। अगर ये उसका इनाम है तो साहिब आलम को चाहिए कि उसे बुलाकर खुद अपने हाथ से दें। बेवकूफ, ये समझो कि वो एक बार हमारे सामने आई तो तुम्हारे हाथ से गई। मुझे साहिब आलम की शराफत पर इतना तो भरोसा है कि अपने दोस्त की महबूबा पर अपना जादू नहीं चलाएंगे। इस गलतफहमी में मत रहना। अब जाओ, हमारा पैगाम पहुंचा दो, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। आप तो जानते हैं राजा साहब कि ये जिस्म अल्लाह ताला की अमानत है। अगर हम इसकी देखभाल और हिफाजत नहीं करेंगे तो अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करेगा। लिहाजा आप शाही हकीम का कहना माना करें और जो भी दवा वो आपसे खाने को कहे उसे खाते रहे। फिर देखिए आप कैसे चाको चौबंद खड़े हो जाएंगे। आप वजह फरमाते हैं महाबली, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर वस्तु समय के अधीन है और वक्त के साथ साथ मुरझा जाती है। आप दुरुस्त फरमाते हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं कि हम खुद ही मुरझा जाने के उस अमल को तेज कर दें। आपको वेदाचार्य की बात माननी ही पड़ेगी राजू। अभी तो आपको अपने पोते पोतियों नवासे नवासियों की बाहर देखनी है, उनका मार्गदर्शन करना है। आप फिक्र मत करें महारानी, हम इन्हें राजी कर लेंगे। आइए हम अंदर चले, इन दोस्तों को कुछ समय साथ बिताने दीजिए। चलिए। राजा साहब, हमें मालूम है कि आपने अभी तक हमें माफ नहीं किया है। ऐसा कहकर आप हमारा दिल दुखा रहे हैं महाबली। हम आपको वचन देते हैं कि हम वैद आचार्य के कहने पर पूरी तरह अमल करेंगे। खैर छोड़िए, ये बताइए कि हमारी सीमाओं पर क्या हो रहा है। हम तो हर तरफ से पूरी तरह कट गए हैं। हमें इस बात का एहसास है। अब हम हर महाज से आने वाली हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। दक्षिण का क्या हाल है? वैसा ही जैसा पहले था। हमारा ख्याल है कि हमें खुद वहां जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर वहां हो क्या रहा है। हमें ठीक होने दीजिए, आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप ही बताएं, हम परेशान नहीं होंगे तो क्या होंगे? यहाँ राजा साहब इतने बीमार हैं और वहां मानबाई अंदर ही अंदर घूर रही है। हम मानबाई से इस समस्या के बारे में विस्तार से बात की है। हमने उसे आश्वासन दिया है कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, ना हमारे दिल में और ना ही सलीम के हृदय में। ये बरसात की बाढ़ है, जल्दी उतर जाएगी। उसे थोड़ी सी ईर्ष्या हो रही है। नहीं, ये ईर्ष्या की बात नहीं है। ये समस्या है एक पतिव्रता नारी के स्वाभिमान की, उसके घायल हुए प्रेम की।
हम समझते हैं, आप चिंता न करें। हमारे होते हुए मानबाई को किसी तरह का आघात नहीं पहुंचेगा। हमें आपसे यही आशा है। इसके बारे में हमारे भाई साहब को पता नहीं है? नहीं। ऐसी हालत में उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। जी। आइए। इस वक्त क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारी तकदीर अच्छी है जो शाही मुहाफिजों ने तुम्हें नहीं देखा। किस्मत हमेशा मेरा साथ देती है, तुम्हें तो ये मालूम ही होना चाहिए। रहने दो तुम्हारी ये शेखी। अब जल्दी बताओ बात क्या है? मैं तुम्हें ये देने के लिए आया हूं। या अल्लाह, इतनी सारी मोहरें! किस खजाने को लूट कर आए हो? साहिब आलम ने तुम्हारे लिए इनाम भेजा है। वो तुम्हारा रक्स देखकर बेहद खुश हुए हैं। लगता है साहिब आलम ने ये रकम रिश्वत के तौर पर भेजी है ताकि मैं उनकी मुलाकात एक खास लड़की से करवा दूं। कितनी शक्की हो तुम। जी नहीं, मैं मर्दों की रग रग से वाकिफ हूं। अल्लाह, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? चलो मान लेते हैं। अब तुम जाकर मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करो। साहिब आलम की हालत का तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। उनकी मोहब्बत सच्ची है और वो तुम्हारी सहेली से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। वो उसके रूबरू होकर उसकी फनकारी के लिए अपनी तारीफ का नजराना पेश करना चाहते हैं। और वो भी बड़ी मासूमियत के साथ। साहिब आलम हम दोनों पर इतने मेहरबान हैं, हमें तो हर हाल में उनकी मदद करनी चाहिए। मेहरू के वालिद शहंशाह के दरबारी हैं। शहजादे जब चाहे उनके घर जा सकते हैं, किसी को कोई एतराज भी नहीं होगा। ठीक है, मैं साहिब आलम के पास जाकर तुम्हारा मशवरा पहुंचा दूंगा। ओए होए 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 होए, ताव खा गए? हाँ, मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि तुम मोहब्बत में तड़पते दो दिलों की मामूली सी मदद भी नहीं करोगी। चुप। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। शहजादे से कहना हरम की बेगमात एक बहुत बड़ा बाजार सजाने की तैयारी में है। वो सालाना मीना बाजार की तैयारी में? हाँ, और शहजादी से ये भी कहना कि अब उन्हें अपनी महबूबा से मिलने का मौका ही मौका मिलेगा। और हमें कब मौका मिलेगा? हमारा बाजार तो रोज यहीं सजता है, महल के इस कोने में।